नमस्कार, मैं रविश कुमार। जब दंगाइयों को मजहब और राजनीति के हिसाब से बांटकर देखा जाने लगा हो, तब ऐसी सनक के बीच ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने इस भयंकर दौर में भी बंटने और बांटने की राजनीति को रिजेक्ट कर दिया है। दिल्ली दंगे को कवर करने गए कई पत्रकारों ने लिखा है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच ऐसा भयंकर दंगा कभी नहीं देखा। उन्हें लगा है कि भरोसे की हर दीवार ढह गई है, लेकिन उन्हीं खंडहरों से ऐसी कहानियां और किरदार भी निकल कर आ रहे हैं जो यकीन पैदा कर रहे हैं कि दिल्ली अपनी इस गलती पर अफसोस करेगी और भरोसे की नई दीवार बनाएगी। हमारे पास यह सीसीटीवी फुटेज कहीं से घूमते हुए आया। इस वीडियो में एक मुस्लिम नौजवान भागा जा रहा है, उसके पीछे डंडे लेकर दंगाइयों की टोली दौड़ी चली जा रही है। वह गिर जाता है और डंडे पड़ने लगते हैं। तभी इस वीडियो से पता चलता है कि गली के रहने वाले लोग बाहर निकले हैं और दंगाइयों को भगा देते हैं, मुस्लिम नौजवान को बचा लाते हैं। काफ़ी ध्यान से देखने पर लगता है इसमें कुछ सिख परिवार के लोग हैं। इस घर में वह मुस्लिम लड़का जाता हुआ दिखता है। लगता है कि बच गया है, बचा लिया गया है। जो बचा है वो भी दंगे के सदमे से बच नहीं सकेगा, लेकिन अगर कोई इस तरह से बचाया गया हो तो बचाने वाले की यादें उसे भरोसा देती रहेंगी कि भारत में बहुत कुछ बचा हुआ है और बचा रहेगा। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं दरियागंज के मोहम्मद अदनान का, जिन्होंने हमें एक जिंदर सिंह सिद्धू और जियाउद्दीन का फ़ोन नंबर दिया, वरना हम इस कहानी तक पहुंच ही नहीं पाते। अदनान ने ही कहा कि सिद्धू अंकल ने जियाउद्दीन की जान बचाई है, ये लीजिए दोनों के नंबर। अदनान जियाउद्दीन के छोटे भाई सिराजुद्दीन के दोस्त हैं। हम फिर से इस वीडियो को दिखाना चाहते हैं। 25 फरवरी का यह वीडियो भजनपुरा के आसपास का है। समय 5:40 गली में भागते हुए जियाउद्दीन गिर जाता है और दंगाई मारने लग जाते हैं। तभी जिंदर सिंह सिद्धू जी बाहर आते हैं और दंगाइयों के बीच पहुंच जाते हैं और वहां से जियाउद्दीन को निकाल लाते हैं। उनके साथ 6 और लोग भी बचाते हुए दिखे हैं। इनमें से कुछ के नाम हैं सुनील, विकास और जैन साहब। इन लोगों ने कईयों को बचाया है, लेकिन अपना नाम बहुत मुश्किल से बताने को तैयार हुए। पहले पता लगा कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो इससे इनकार किया और कहा कि मोदी जी दिल में रहते हैं। हमने भरोसा दिलाया कि बीजेपी के भी होते तो भी प्राइम टाइम की ये बड़ी खबर होती, तो हंसने लगे। इनमें से सुनील और सोनू ने जियाउद्दीन को बाइक के बीच में बिठाया और रात अंधेरे तिमारपुर तक छोड़ आए। उससे पहले जिंदर सिंह सिद्धू जी उन्होंने बचाया, जियाउद्दीन को अपने घर ले गए, 3 घंटे तक बिठाया, पानी पिलाया, हौसला देकर सामान्य किया। अपनी पगड़ी उतारकर, ये रिकॉर्डिंग है, जियाउद्दीन के सर पर बांधने का प्रयास किया, लेकिन उसकी मूछें नहीं थी तो सरदार नहीं लगता, इसलिए सर पर भी बांधा और चेहरे को भी पगड़ी से ढक दिया। जियाउद्दीन को हेलमेट पहना दिया गया। जो सिख अपनी पगड़ी के लिए जान दे देता है, वही सिख अपनी पगड़ी उतारकर किसी की जान बचा लेता है। धीमे से ही सही इस कहानी को सुनते हुए सिद्धू साहब, जैन साहब, सोनू, विकास और सुनील को शुक्रिया ज़रूर कहिएगा। दिन भर मनाता रहा इन लोगों को कि आप लोगों का नाम देना बहुत ज़रूरी है। बहुत मुश्किल से ये सभी अपना नाम और चेहरा दिखाने के लिए तैयार हुए। सिद्धू साहब तो अंत तक नहीं, इसलिए वो तो चाहते ही नहीं थे कि उनका चेहरा दिखाया जाए। जियाउद्दीन की बाइक दंगाइयों ने जला दी। जियाउद्दीन का कहना है कि सब कुछ इतना भयावह था कि वो टूट गया है। जियाउद्दीन के रिश्तेदार जिंदर सिंह सिद्धू, सुनील, विकास और जैन साहब के लिए दुआएं पढ़ रहे हैं। जियाउद्दीन भी घबराहट से भरे थे, सदमे से उबर नहीं पाए, किसी से फ़ोन पर बात नहीं कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं। प्रेमकांत बघेल को भी याद रखिएगा, जब दंगाई पड़ोसी मुसलमान के घर आग लगाकर चले गए तो उन्हें बचाने के लिए प्रेमकांत बघेल कूद पड़े और खुद जल गए। उनका इलाज चल रहा है, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। वरना आप इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। रात अंधेरे बंदूक लेकर यह नौजवान लौट रहा है। इसके साथ जितने भी नौजवान हैं सबने मोटे कपड़े पहने हैं, हेलमेट पहने हैं। डरावना लगता है, हाथों में डंडे हैं। ये किसे मार कर आ रहे हैं, किसे मारने जा रहे हैं, कोई नहीं जानता। लौट तो ऐसे रहे जैसे हिंसा कर स्टेडियम के पवेलियन में आ रहे हों। क्या ये मंजर भयावह नहीं है? ऐसे में किसी की जान बचाना भी जान पर खेलना है। भजनपुरा से ही एक और रिपोर्ट है। इस कहानी के नायक सलमान सिद्दीकी हैं। 24 फरवरी से ही एक वीडियो वायरल हो रहा था कोमल शर्मा नाम के नौजवान का,
जो वीडियो उसने खुद बनाया था, जिसमें वो खुद दुकानों में आग लगाता हुआ दिखाई दे रहा था, जय श्री राम के नारे लगा रहा था। लोग हैरान थे कि इतनी कम उम्र का लड़का और इसकी बातों में इतनी हिंसा कहाँ से आई, ये आग क्यों लगा रहा है, दुकानें जल रही हैं, यह अबोध ईश्वर का मतलब इस रूप में जानेगा कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन अब ये हमारे समाज की सच्चाई है। जब कोमल भीड़ बनकर हिंसा कर रहा था तो इस वीडियो में उसका तेवर कुछ और अलग था, शेर टाइप लग रहा था। वीडियो वायरल होने के कारण इलाके में कोमल शर्मा की पहचान इतनी हो गई कि लोगों ने चांद बाग के मोहल्ले में पकड़ लिया। लोग इसे पकड़कर हिंसा की उस आग में फेंक देना चाहते थे जिसकी चिंगारी लेकर वो खुद कोमल शर्मा एक वीडियो में घूमता दिख रहा था। तभी सलमान सिद्दीकी ने जान पर खेलकर कोमल शर्मा को बचा लिया, भीड़ के हाथ से उसे निकाल लिया, हाथ लगने नहीं दिया। सलमान कोमल को अपने घर ले आया, 100 नंबर पे फ़ोन किया और पुलिस को बुलाकर उसे सौंप दिया एक जिम्मेदार शहरी की तरह। ऐसी बात नहीं थी, बस थोड़ा जुनून। और उसको इज्जत से रखा, उसने तब कि हमारे धर्म को गलत कहा और हमें गालियाँ दी, हमारी माँ बहनों को गालियाँ दी, लेकिन उसके बावजूद हम उग्र नहीं हुए। देखिए, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। सबसे पहले इंसानियत है, बाद में कोई धर्म है। देखिए, ना हिंदू गलत है ना मुस्लिम गलत है। अगर गलती पे आ जाए तो हर इंसान गलत है। हमारा धर्म जो है वो यही है कि इंसानियत से रहें और जो हमारा पैगाम है अमन एकता भाईचारे का, तो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई हैं और भाई भाई बन के रहेंगे, तभी ऐसा होगा। देखिए, उग्र करने से, किसी का नुकसान करने से ना तो कोई धर्म सिखाता है और न ही किसी धर्म में लिखा है। और ये तस्वीर है सलमान के डीपी की, जिसमें आप देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये भगत सिंह के जन्मदिन के समय की है जिसे सलमान ने निभाया 1 साल बाद। तो बहुत शुक्रिया सलमान का भी। परिमल हमारे सहयोगी की एक और रिपोर्ट है। चांद बाग के गली नंबर 2 के ब्लॉक सी में हिंदू परिवार गिने जा रहे हैं। ये चांद बाग के गली नंबर 2 की तस्वीर है। यहाँ ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं, फिर भी यहाँ के मंदिर सुरक्षित रह गए। यहाँ 3 मंदिर हैं, मंदिर को नुकसान मुसलमानों ने नहीं होने दिया। पुजारी ने बताया कि उसके परिवार को भी नुकसान नहीं होने दिया। बाहर से आई भीड़ उकसाने का प्रयास करती रही, मगर गली के पड़ोसी मुसलमान बचाते रहे। क्या एक वक्त के लिए भी डर लगा? तो मुस्लिम भाई आए हो, आपको बोले हो हमसे भैया आप कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा अपने मुंह से, एक जवान तक नहीं हिलाई। लेकिन अंदर से भरोसा था कि कुछ नहीं होगा। हाँ, अंदर से ये था। इन लोगों ने कहा कि आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। यहाँ पर मुस्लिम लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि जिन्होंने रक्षा की है मंदिर की। पुजारी जी की बात हमने सुन ली। आप लोग अपना नाम बताइए। आप? मेरा नाम बाबर है जी। बाबर। हाँ, बाबर यहाँ जी, कैसे क्या आप लोगों ने भरोसा दिलवाया? हमने ये भरोसा रखा भाई, यहाँ पे सब प्यार मोहब्बत से रहे, हम आपस में रल मिलकर हैं और यहाँ पे इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं किसी भी बात की भी। हम सब सब साथ हैं, हिंदू भी मुसलमान भी सब एक साथ से रहते हैं, यहाँ प्यार मोहब्बत से रहते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपका घर यहीं बगल में, अपना नाम बताइए। राम विकास है मेरा जी। राम विकास। हाँ जी। ये राम विकास जी हैं, हिंदू फैमिली से हैं, बगल में घर है। आबादी आप लोगों की बहुत कम है। हाँ जी, बिल्कुल आबादी कम है, लेकिन फिर भी डर नहीं लगा? डर बिल्कुल नहीं है। इन्होंने कहा कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, पूरे डरना मत ना। हम रात को 5 बजे तक पूरे साथ में रहे हैं। काश ये बातें दंगे से पहले ज़्यादा लोग समझ पाते तो इतने लोगों की जानें नहीं जाती। उधर अशोकनगर की एक मस्जिद बचाने के लिए हिंदू लोग ही खड़े हो गए। यहाँ पर 10 घर मुसलमानों के थे, ज़्यादातर हिंदुओं के। जहाँ की एक छोटी सी मस्जिद थी। 25 फरवरी के दोपहर 3 बजे हिंसक भीड़ आई और मुसलमान घरों और मस्जिद में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन पास के हिंदुओं ने मुसलमानों को अपने घर में पनाह दी और मस्जिद को जलने नहीं दिया। रवीश ने अश्विनी शर्मा और रहीसुद्दीन से बात की है। ये जो इलाका है ये हिंदू इसमें ज़्यादा रहते हैं और मुस्लिम परिवार कम रहते हैं, और इन दंगाइयों के सामने इस मस्जिद को बचाने के लिए जो हिंदू भाई हैं वो आकर खड़े हो गए। हमारे साथ में संजय शर्मा जी हैं। कहा कि भैया तो हाँ बिल्कुल कहा जी, बिल्कुल रोका उन्हें। अब वो जैसे रोकने लगे, भैया मत तोड़ो, फिर वो अपना ईंट पत्थर मारने लगे। अब आदमी अपनी जान बचाएगा सर। वीडियो भी हजारों आदमी है, उनको धमका रहे थे कि भाई वीडियो मत बनाओ वरना तो हम मोबाइल तोड़ देंगे, आप लोगों को क्षति पहुंचाएंगे, इस प्रकार की बातें। हाँ जी, तो थोड़ा सा उनको ये लगा कि आप लोग भी इनके साथ में हैं, तो फिर वो अभी चले गए, वरना उनकी प्लानिंग पूरी आग लगाने की थी। आग थोड़ी लगा ना सके वो आग, बाकी भारी आग सामान निकाल कर आग लगाई इन्होंने। पूरी प्लानिंग थी आग लगाने की पूरी की, लेकिन हम लोगों का जो थोड़ा सा बहुत इनको सपोर्ट मिला हुआ था तो वो यहाँ से चले गए। बाकी गलत हुआ, जो भी हुआ ऐसा होना नहीं चाहिए। ये हमारे भाई सारे मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं, हमारा सामने ही घर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। ये सारे बाहर के लोग ही कर रहे हैं, इसमें मोहल्ले गली का कोई भी इन्वॉल्व नहीं है इसमें।
सर 18 साल के 20 साल के बच्चे थे सारे, कोई बड़ा नहीं था उसमें, सब ने मुंह लपेटे हुए थे। अच्छा सबके हाथ में बड़े बड़े पत्थर थे, अच्छा 250 डंडे पत्थर। हम वहाँ खड़े हुए थे इनके बीच में, इन्होंने हमें बोला भाई तुम अंदर जाओ, जो होना होता रहेगा बाद में, जैसे भी हम देख लेंगे। हम तो सीधे अपने हाँ इन्होंने हाँ अंदर चले गए। हम भी यहीं रोड पर खड़े हुए थे। 30 साल हो गए सर यहाँ रहते हुए, कभी ऐसा नहीं आया। इन्हीं के लोगों, इन्हीं के भरोसे हम यहाँ, कभी ईद बकरीद पे हम खाना पीना होता था तो घर घर हमारे साथ सब जाते हैं। तो अभी ये बना रहेगा, टूटा तो नहीं? हाँ, नहीं ये बना रहेगा, इन लोगों की हाँ चाहिए, ये बना रहेगा, ये हमारे साथ सब जाते हैं। ये जो भाईचारा ये बना रहेगा ना? बना रहेगा, इसमें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भी देखो आराम से घूम रहे हैं, यहाँ पे बाहर खड़े में कोई दिक्कत नहीं है। करावल नगर से सौरभ शुक्ला की एक रिपोर्ट देखिए, इसी तरह की है। हम इस वक्त अलिंद अस्पताल में हैं। यहाँ पर तमाम परिवार शिव विहार से पहुँच रहे हैं, 2 दिन बाद फंसे हुए थे। इनको कुछ राहत भरी खबरें हैं। ये इनको कुछ हिंदू परिवारों ने बचाया, 2 दिन अपने पास रखा, और ऐसे तमाम मुस्लिम हैं जिन्होंने कुछ हिंदू लोगों को बचाया। तो ये दोनों तरफ से हुआ है, जहाँ पर मारपीट हुई है, मारकाट हुई है, वहीं दोनों तरफ के लोगों ने एक दूसरे को बचाया भी है। ये कुछ राहत भरी खबरें हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जी अमजद खान। अमजद, क्या हुआ था 2 दिन पहले आपके साथ वहाँ? सर जितने भी वहाँ के जो पड़ोसी थे उन्होंने हमें अपने घरों में रखा कुछ दिन के लिए, मगर थोड़े दिन बाद यानी कि 2 दिन तक हम वहाँ पर रहे। तीसरे दिन उन्होंने भी हमें घर से बाहर निकाल दिया कि अब जो बाकी के जो बाहर से लोग आए हुए हैं वो उन पर दबाव डाल रहे थे कि अगर तुमने इन्हें बाहर नहीं निकाला तुम्हारे घर में भी आग लगा देंगे। तो उन्होंने भी हमें वहाँ से घर से निकाल दिया और हमारे घर के अंदर ला के डाल दिया। वहाँ पर फिर लोगों ने हमारी सेफ्टी करी, बाहर से ताला मार दिया और जो बाहर के लोग आए थे उनसे रोका। हमने पुलिस को फ़ोन करा, वहाँ से उन्होंने हमें बचाया। तो लगभग कितने लोगों ने रक्षा की? कितने लोग, कौन लोग थे जो रक्षा कर रहे थे, आपको बचा रहे? हमारे जो आस पड़ोस के हिंदू लोग थे? जी हाँ, हिंदू लोग थे। हिंदू लोगों ने बचाया बस परिवार का को? घर हमारा ही था वहाँ पर। एक मुसलमान का घर था उस इलाके में। कौन सा इलाका है आपका? जी गोविंद विहार। गोविंद विहार इलाका है। तो वहाँ किला आपका घर था और बचाया उन्होंने आपको? जी हाँ। एफ ब्लॉक चांदबाग गली नंबर 1 परिमल की रिपोर्ट है। दरवाजे पर ताले लटके हैं। परिमल ने यह रिपोर्ट भेजी है और पूछा है कि कोई इन तालों को देखकर बता सकता है कि कौन सा ताला हिंदू है, कौन सा ताला मुस्लिम है। 50 के आसपास इस गली में घर हैं। इस गली के बाहर चांदबाग का प्रदर्शन चल रहा था। यमुना विहार और भजनपुरा के बीच की यह गली दोनों तरफ की पत्थरबाजी में फंस गई। सबसे नज़दीक का यही मोहल्ला था। जाहिर है लोग पत्थरों के डर से और आतंक से भाग गए। फिलहाल हम खजूरी खास में मौजूद हैं और आप ठेली देख रहे होंगे। ऐसे ही रेहड़ी पटरी वालों की ठेलियाँ भी जलाई गई, जो छोटे छोटे कारोबारी हैं जो फल बेचते थे, जिस पे अलग अलग चीज़ें मोमोज़ वगैरह बिकती थी। यहाँ पे फल की दुकान है और यहाँ पे ये देखिए कि इस तरीके से इसको नुकसान पहुँचाया गया है। आगे भी अगर आपको बताएं तो देखिए कि यहाँ पर ये दुकान में फल रखा जाता था, रेहड़ी पटरी पे ठेले के ज़रिए भी फल बेचा जाता था, उसको नुकसान पहुँचाया गया। ये फल बिखरे पड़े नज़र आ रहे होंगे आपको। और उसके बाद इधर भी आप अगर नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पर देखिए कि दूर आपको ठेलियाँ नज़र आ रही होंगी जो जली हुई हैं। हमारे साथ भूरे खान जी हैं। भूरे खान जी, ये बताइए कि कितनी ठेलियाँ रहती थी यहाँ पर जिसको नुकसान पहुँचा? 5-7 लोग अपने हमारे दुकान के आसपास खड़े हो जाते थे, हमारे भतीजे, हमारे भाई, उन्हीं का सबका 10-12 परिवारों का रोजगार चल रहा था यहाँ से, इससे ठेली से। अब सब कुछ तबाह हो चुका है। अभी आए हैं घर देखने के लिए, आए हैं अपना घर यहाँ पर, वहाँ से। सर ये स्थिति क्या, इसको समेटने में सर जिंदगी लग जाएगी सर। जिंदगी भर की पूंजी है, समेटने में आ जाएगा सर। ये समेटने में आ जाएगा जिंदगी भर की पूंजी सर। ये समेटने में आज नहीं आ सकती सर। इसकी भरपाई हम जिंदगी भर नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते सर इसकी भरपाई। इंसानियत का कत्ल हुआ है, जो भी ये दंगा कर इंसानियत का कत्ल हुआ है, जो भी दंगा करने वाले हैं ये कोई किसी धर्म से ताल्लुकात नहीं रखते, सिर्फ ये गुंडा राज हो चुका है। कितना अच्छा होता कि नागरिक समाज, मदद करने वाली संस्थाएं और सरकारें मिलकर कम से कम फिर से इन्हें रेहड़ी पटरी ठेलियां इन्हें सजा कर दे देती तो इनका घर चलना शुरू हो जाता। अपनों की जान गई है, उनके नाम को लेकर सोशल मीडिया में बंटवारा हो चुका है। लेकिन आप वहां आइए जहां से रविश रंजन लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जीटीपी अस्पताल की मॉर्चुरी। यहाँ कोई हिंदू भी अपनों को खोजता आता है, कोई मुस्लिम भी। बुधवार को रविश ने बताया था कि नितेश के पिता उसे ढूंढते हुए पहुंचे हैं। राम सुमिरत पासवान
15 साल का नीतीश घर से लापता था। अब सुमिरत पासवान जी को पता चला है कि नीतीश दंगाइयों के हाथ मारा गया है। पासवान जी रिक्शा चलाते हैं। जीटीबी अस्पताल में मरने वालों की संख्या 34 बताई जा रही है। खबर पढ़ने तक एलएनजेपी में 4 मौतें हुई हैं और अरविंद अस्पताल में 1 मारूफ की। इस तरह मरने वालों की संख्या गुरुवार को 39 हो गई। रविश रंजन बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम में काफ़ी देरी हो रही है। कई परिवार अपनों के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं। जब रविश रंजन ने अस्पताल के अधीक्षक से पूछा कि इतनी देरी क्यों हुई तो उन्होंने कहा पुलिस से पूछ लीजिए। 27 फरवरी की शाम तक सिर्फ 9 लोगों का ही पोस्टमार्टम हो सका है। अंतिम संस्कार के लिए इतनी तकलीफ से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। इसलिए इस हिंसा को समझने के लिए मोर्चरी ही आना होगा। खासकर उन लोगों को लाइए जो सोशल मीडिया और गोदी मीडिया में मरने वालों और भड़काने वालों का मजहब के नाम से हिसाब और बचाव कर रहे हैं। अब मेरे साथ में अशफाक की चाची हैं। अशफाक की 14 फरवरी को ही शादी हुई थी। शादी के महज 11 दिन के बाद ही दंगाइयों ने उसे गोली मार दी और उसकी चाची जी हैं जिन्होंने उसको बच्चे की तरीके से पाला है। और अभी आप देखिए इनके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है उसके शादी में जो लगी थी और इस तरीके का एक दुखद हादसा जो है वो हो गया। ये अशफाक कहाँ से आ रहा था और कैसे इसको गोली लगी? ये काम इलेक्ट्रॉनिक का काम करता है। ये वहाँ से वापस आ रहा था। बिरजपुरी की पुलिया है ना मुस्तफ़ाबाद में, वहाँ पे इसे घेर लिया आतंकवादी का हो, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, कोई भी हो। वहाँ पे 5 गोली मारी है, पूरी 5 तलवारों के निशान, तलवार मारी है गले पे, एक यहाँ पे मारी है नाक के पास, बिल्कुल बुरी तरह घायल कर दिया है। और इसके आप बता रहे हैं केवल माँ है वो भी बहुत बीमार रहती है। बहुत ज़्यादा हार्ट की बीमार है वो, तो उनसे उठा भी नहीं जा रहा, बहुत ही तबीयत खराब है उनकी। वो तड़प रही है, कह रही है एक बार मेरे बेटे को मुझे दिखा दो, मगर यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुन नहीं रहा। 3 दिन हो गए यहाँ पे पड़े हम घर बैठ के से रोते ही अस्पतालों के चक्कर लगाए। मेरा बेटा मर चुका है, 15 साल उम्र था मेरा। मैं रिक्शा चला के बच्चे को पेट पाल रहा था। मेरा बच्चा 2 था, ये 15 साल का एक बच्चा मर चुका है। मैं हॉस्पिटल में इंतज़ार कर रहा हूँ मेरा डेड बॉडी भी मिल जाए, वो भी नहीं मिलता है जल्दी। मैं कभी गोखलपुरी जाता हूँ, कभी अस्पताल आता हूँ। ये नीतीश कुमार आपके बच्चे? नितिन कुमार नाम है, मेरा नाम राम सुगारत पासवान है, मैं गोखलपुरी भी। सोचिए आप, ये राम सुगारत पासवान जो है वो रिक्शा चलाते हैं और इनका बेटा कल ये रात को मुझे मिले थे और मैंने बाकायदा अपने लाइव में इनको दिखाया था कि किस तरीके से बेटे के लिए अपने परेशान थे। और आज सुबह खबर आती है कि इनके बेटे को गोली लगी हुई है और इनके बच्चे की मौत हो चुकी है। तो इस तरीके की तमाम सारे, चाहे नितिन की फैमिली हो या फिर अशफाक की फैमिली हो, दुख सबका बहुत बड़ा है। धर्म भले अलग अलग हो। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के जिम्मेदारों को कभी सज़ा हो पाएगी? जब तक होगी 2 दशक गुजर जाएंगे और तब तक कहीं और दंगे का राजनीतिक माहौल सजाया जा चुका होगा। मीडिया में 2-4 नामों की चर्चा हो रही है, लेकिन इतनी बड़ी हिंसा को अंजाम देने के पीछे जो दंगाइयों की फ़ौज तैयार की गई, उन चेहरों की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। पुलिस के सामने पिस्टल चलाने वाला शाहरुख अभी तक नहीं पकड़ा गया है, इसकी जांच हो रही है। दूसरी तरफ एक सीसीटीवी में जो टोली बंदूक के साथ और लाठी के साथ, डंडे के साथ गुजरती दिख रही है, इसमें इसकी भी शिनाख्त नहीं हुई है कि कौन लड़के हैं जो इस तरह के हथियार लेकर, हेलमेट लेकर पहुंच रहे हैं और किसे मारते हुए आ रहे हैं, इसका भी पता नहीं है। और जब तक ये पकड़े नहीं जाएंगे, दंगाइयों का मनोबल कभी भी नहीं टूटेगा। सोचिए, पत्थर चाकू से मारने वाले ये किस तरह से गोलियां चला रहा है, इसका अभी तक पता नहीं है। ऐसे लोग हमारे समाज के बीच खुलेआम घूमते रहेंगे, किसी नई हत्या की किसी और हत्या की तैयारी में लग जाएंगे और हम कपिल मिश्रा बनाम वारिस पठान, कपिल मिश्रा बनाम ताहिर हुसैन करते रह जाएंगे। कपिल मिश्रा पर अभी तक FIR नहीं हो सका, महीने गुजर गए, हफ्ते गुजर गए। अब एक और नाम आया है, आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन। हिंसा के दौरान मारे गए IB के कर्मचारी अंकित शर्मा के परिवार का आरोप है कि उनकी हत्या के पीछे ताहिर हुसैन का हाथ है। अंकित शर्मा इसी इलाके के रहने वाले थे, जिनका शव बुधवार सुबह पास के नाले में मिला। उन्हें काफ़ी चोट आई, बुरी तरह मारा गया है। अंकित की मां ने बड़ा ही हृदय विदारक मंजर वर्णन किया है। इसी के साथ मीडिया को एक वीडियो हाथ लगा और एक बहुमंजिला इमारत की छत पर कई लोग हैं, नीचे भी बड़ी संख्या में लोग नजर आते हैं। ये वीडियो अपने आप में दिल्ली दंगे की भयावह तस्वीर पेश करता है, सारी कल्पनाओं को पार कर जाता है। ताहिर हुसैन का घर बताया गया है।
ताहिर ने माना भी है। वीडियो में छत पर मौजूद लोग पेट्रोल बम फेंकते हुए देखे जा सकते हैं। इमारत के नीचे भी लोगों का जमावड़ा है, नीचे से भी पत्थरबाजी चल रही है, ऊपर से भी चल रही है। आसपास की इमारत की दीवारों का रंग काला हो गया है। यह वीडियो खजूरी खास इलाके का है, जहां से पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और 25 फरवरी को यह वीडियो बताया जा रहा है। ताहिर हुसैन का दावा है कि उनके घर का ये जो वीडियो है उस वक्त का है जब वो घर में नहीं थे। वे 24 फरवरी को ही घर जा चुके थे। एक दिन पहले दंगाइयों ने उनके घर पर कब्जा कर लिया था। पुलिस को जांच करनी होगी। ताहिर हुसैन ने हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला से बात की है। ताहिर ने उन्हें बताया कि 24 फरवरी को उन्होंने 100 नंबर पर कई बार फ़ोन किया, अफसरों को फ़ोन किया। जब दंगाई उनके घर में घुस गए, देर रात पुलिस आई। ज्वाइंट कमिश्नर आलोक कुमार, डीसीपी सिंगला ने आए और उनके घर की तलाशी भी ली। इसलिए ज़रूरी है कि डीसीपी आलोक कुमार को बता देना चाहिए कि उन्होंने क्या देखा, क्योंकि मीडिया में इस वक्त ताहिर खान की स्टोरी काफ़ी बड़ी कर दी गई है। 27 फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने इस पर कोई भी सवाल का जवाब ठीक से नहीं दिया। सवाल है कि जब ज्वाइंट कमिश्नर और डीसीपी ताहिर के घर गए थे तो प्रेस को क्यों नहीं बता रहे कि क्या देखा और उनकी क्या भूमिका थी, कम से कम प्राथमिक समझ के लिए ही सही। वैसे ताहिर हुसैन और अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या और आगजनी का केस दर्ज हो गया है। एक और वीडियो आया है जिसमें छत पर उतनी भीड़ तो नहीं है, लेकिन ताहिर हुसैन के हाथ में डंडा है और कुछ लोगों के चेहरे पर नकाब। यह वीडियो खुद ताहिर हुसैन दिखा रहे हैं। इसमें ताहिर के हाथ में डंडा और कुछ युवकों के चेहरे ढके हुए हैं। इस घर के नीचे से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ताहिर का कहना है कि इस वीडियो में वही हैं और यह वीडियो 24 फरवरी का है, जिसके बाद वो चले गए। बाद में हिंसा वाला वीडियो 25 फरवरी का। ताहिर के घर की छत का जो वीडियो है उसकी अलग से जांच होनी चाहिए। 2 वीडियो हैं, लेकिन अंकित शर्मा की मां ने अपने बेटे की हत्या का आरोप ताहिर हुसैन पर लगाया है। यह सवाल अलग है, यह अलग जांच का विषय है। 27 फरवरी को जब हमारे सहयोगी अक्षय ताहिर हुसैन की छत पर गए, ईंट के टुकड़े बिखरे पड़े थे, बोरी में ईंट के टुकड़े रखे थे, क्रेट में बोतलें रखी हुई थी। इन बोतलों की जांच हो, पेट्रोल बम है या एसिड भरा है, क्योंकि पहले वीडियो में छत से आग के गोले फेंकते हुए साफ देखे जा सकते हैं। इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं तो तुरंत ही इस पर कोई पुलिस को प्राथमिक समझ देनी चाहिए। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन से बात की। उन्होंने कहा कि वो पीड़ित हैं, ना कि दंगाई। आपके घर पे लोग कैसे घुस आए आपके बिना? मतलब दरवाजा आपका, इतना बड़ा घर आपका, आपके काउंसलर हैं और काउंसलर के घर में सैकड़ों लोग घुस आते हैं। दरवाज़ा तोड़ के लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। मैंने तुरंत वहाँ 100 नंबर पर कॉल किया था, जो कनेक्ट नहीं हुआ। फिर मैंने जो लोकल हमारे SHO थे पवन कुमार जी, उनको फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन पिकअप नहीं किया। हालात उसमें बहुत ख़राब थे, हो सकता है बिजी रहे हों। ACP साहब का नंबर मेरे पास था, मैंने उनको फ़ोन किया, खजूरी वाले ACP साहब का, उन्होंने फ़ोन पिकअप नहीं किया। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया दरवाजे को रोकने के, लेकिन दरवाज़ा भीड़ के सामने हम नहीं रोक पाए। वो दरवाज़ा टूट गया और दरवाज़ा बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका कुंडा मजबूत नहीं था। मैं आपको ये कॉल भी दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह से जो है वहाँ पे उस टाइम 100 नंबर को कितने सारे फ़ोन किए, कितनी मदद मैंने उनसे मांगी और कितने घंटों के बाद वहाँ पुलिस फोर्स पहुँची। ये भी आप देख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से लखपत स्कूल के पास से मेन करबल रोड से। यहाँ पे कई घंटे हो गए आगजनी होते हुए। बहुत सारे लोग मेरा मेन गेट तोड़ के अंदर घुस के छत पे चढ़ गए हैं। मैं कई मरतबा फोन कर चुका हूँ, कोई फोर्स इधर नहीं पहुंची, कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये तमाम इसमें देखेंगे आप। भैया मैं निगम पार्षद ताहिर हुसैन बोल रहा हूँ, यहाँ खजूरी खास चांदबाग पुलिया के पास से। यहाँ सैकड़ों लोग गेट तोड़ के मेरे घर में घुसे अंदर। यहाँ पथराव चल रहा 3-4 घंटे से लगातार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हिंसा के लिए जो भी जिम्मेदार हो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अगर आम आदमी पार्टी का है तो उसे दोगुनी सजा दी जाए। आम आदमी पार्टी का है कोई, या बीजेपी का है, या कोई कांग्रेस का है, जिन जिन लोगों ने दंगों को उकसाने की कोशिश की, जिन जिन लोगों ने दंगे करवाए, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे मंत्रिमंडल में कोई है, किसी को नहीं छोड़ना है। उत्तर पूर्व दिल्ली के दंगों को लेकर एक बात साफ समझ लेनी चाहिए। इस दंगे में दोनों समुदाय के लोग शामिल हुए। कैसे फैला ये सवाल तो है, लेकिन इसे फैलाने में कोई किसी से कम नहीं रहा। दिल्ली दंगों में 48 FIR दर्ज हुई है, 20 और दर्ज होने जा रही है। 1000 CCTV फुटेज जब्त किए गए हैं। SIT का गठन किया गया है। आज लॉ एंड ऑर्डर के स्पेशल कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अभी तक 106 गिरफ्तारी होने का दावा किया जा रहा है। सौरभ शुक्ला ने इसी बीच अरुण मॉडल स्कूल जाकर देखा है। स्कूल तक को दंगाइयों ने नहीं छोड़ा है। हम इस वक्त ब्रिजपुरी में हैं और ये
अरुण मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जिसको दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया। पूरा का पूरा स्कूल जला दिया। यहाँ पर लगभग 3000 बच्चे पढ़ते हैं और हम उसके ऑफिस में खड़े हैं। हमारे साथ यहाँ पर काम करने वाली यहाँ की टीचर और ऑफिस का पूरा देखभाल करने वाली मैम है। मैम का से जानते हैं उस रोज़ क्या हुआ था और ये सब परसों हुआ जिस दिन दंगे हुए। और आप देखिए इस वक्त पूरा ये जो फी काउंटर है यहाँ का, इसको पूरा आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ पर भीड़ आ गई थी, तोड़फोड़ की गई, उसके बाद पूरा का पूरा स्कूल की बिल्डिंग को जला दिया गया है। रिकॉर्ड जलाए गए हैं, पूरी की पूरी बच्चों की किताबें जल के राख हो गई हैं। कंप्यूटर लैब है, देखिए जिस कंप्यूटर पर लोग सीख के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, बच्चे जहाँ पढ़ाया जाता है, उसको भी दंगाइयों ने नहीं बख्शा। ये देखिए, आप देखिए ये किताबें सारी जली पड़ी हुई हैं। और ये देखिए ये रिकॉर्ड रूम है, यहाँ बच्चों की आंसर शीट्स हैं। ये देखिए पूरा का पूरा, ये तस्वीरों में देखिए से लेके आज तक 2020 तक का रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे सभी कुछ मौजूद अलमारी में था, जो एक एक करके सर निकाला गया है, उसके बाद आपके सामने है। और ये देखिए यहाँ पर इसको खोल करके जलाया गया है। अभी जो खबर आई है, अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उनके शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहां चाकुओं से, हिंसक हथियारों से वार ना किया गया हो। बहुत ही भयावह है, हम डिटेल बाद में बताएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के सहयोगी दिल्ली पुलिस से नाराज़ हैं। अकाली दल के नेता ने अमित शाह को पत्र लिखा है कि उन्होंने 16 मुसलमानों को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस से संपर्क किया, पुलिस ने कुछ नहीं किया। लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान ने भी हिमांशु शेखर से कहा है कि बीजेपी के जिन नेताओं ने भड़काऊ और हिंसक बयान दिए हैं उस पर पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोगों ने दिल्ली चुनाव के वक्त से ही देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं जो समय समय पर रह के इस तरीके के बयान दे रहे थे और उसके बाद हिंसा भड़की। कुछ समय पहले दिल्ली चुनाव के दौरान हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से अनुराग ठाकुर जी का बयान आया कि गद्दारों को गोली मारो, उसके बाद गोली चली, वो एक चिंता का विषय था। पर उसके बावजूद किसी पे कार्रवाई होते हुए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ज़रूर हम लोगों ने कार्रवाई होते हुए देखा, परवेश वर्मा हो या अनुराग ठाकुर हो, उनके ऊपर बैन लगा, बट दिल्ली पुलिस की तरफ से हम लोगों ने ऐसा होते हुए नहीं देखा। और अब रिसेंट वाकया जहाँ पे कपिल मिश्रा पुलिस की मौजूदगी में ही पुलिस वालों को इन अ वे धमका रहे हैं कि अगर कि ट्रंप के जाने के बाद हम लोग देखेंगे, आप लोगों की भी हम लोग नहीं सुनेंगे और उसके बाद हम लोगों को जो करना होगा हम लोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं जब इस तरीके के बयान नेता देते हैं और एक नेता का बोला हुआ एक शब्द कई लोगों को सही या गलत वे में प्रभावित करता है। दिल्ली की हिंसा रोकने में नाकाम रहने पर दिल्ली पुलिस को बुधवार को करारी फटकार सुननी पड़ी, लेकिन गुरुवार हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान ये सख्ती नजर नहीं आई। याचिकाकर्ताओं की दलील रही कि भड़काऊ भाषण देने वाले बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दायर की जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा करना जल्दबाजी होगा। अभी पुलिस की प्राथमिकता शांति व्यवस्था बनाए रखने की है। अगर इस समय विवादित बयान को लेकर पुलिस कोई कार्रवाई करेगी तो शांति व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। जिन भड़काऊ बयानों का जिक्र याचिकाकर्ता ने किया है उन पर उचित समय पर कार्रवाई की जाएगी। उचित समय। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में गृह मंत्रालय को भी पार्टी बना लिया और उसे अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दे दिया है। इसके साथ ही सुनवाई 12 अप्रैल तक के लिए टाल दी गई है। अब इसे दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के लिए राहत ही कहा जाना चाहिए। उधर एफआईआर दायर करने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के वकील हर्षमंदर ने कहा कि वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की सोच रहे हैं। बुधवार को हाईकोर्ट के सख्त तेवर देखने वालों के लिए गुरुवार की सुनवाई थोड़ी हैरानी भरी रही। दरअसल बेंच ही बदल गई, क्योंकि बुधवार को चीफ जस्टिस डीएन पटेल की गैर हाजिरी में बेंच में सुनवाई करने वाले जस्टिस एस मुरलीधर आज बेंच में नहीं थे, बल्कि बीती रात जस्टिस मुरलीधर का तबादला दिल्ली हाईकोर्ट से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट करने का आदेश जारी कर दिया गया। सरकार ने कहा एक रूटीन ट्रांसफर है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने सिफारिश की थी, लेकिन तबादले की टाइमिंग को लेकर सरकार पर सवाल उठे। क्या तबादले का आदेश इसी वक्त जारी करने के पीछे कोई और वजह है या इसे कुछ दिन बाद भी किया जा सकता था? खैर, दिल्ली हाईकोर्ट के कई वकील मानते हैं कि जस्टिस मुरलीधर अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के लिए एक धरोहर होंगे। कई युवा वकील जस्टिस एस मुरलीधर के बड़े मुरीद हैं, वो उन्हें अपने लिए प्रेरणा बताते हैं। ऐसे ही एक वकील प्रभजीत कौर से बात की हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने। एक बहुत बड़ा दिन था, वो आखिरी बार आए। बहुत सारे हमने देखा है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने इस तरह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी मामले की सुनवाई की। बहुत सारे मामलों में ऐसी ही सुनवाई करते आए हैं, कई बार हमने देखा है। और ख़ास तौर पर जो जनहित से जुड़े और ऐसे मुद्दे हैं वो सुनवाई करते हैं। आज का जो दिल्ली हाई कोर्ट में अब वो नहीं है, अब वो
यहाँ से चले गए। तो एज ए यंग लॉयर जो आपने उनको देखा है, समझा है, मतलब आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, क्या सोच आ रही है? जी, हमारे लिए तो इस सिटी के लिए, इस कोर्ट के लिए, हमारी बार के लिए बहुत बड़ा लॉस है। आई वुड कॉल हिम अ जज ऑफ द मासेस। जब भी ऐसी सिचुएशन आई है कि मासेस के लिए बिना किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के, बिना किसी पॉलिटिकल पेट्रनेज के, बिना किसी गवर्नमेंट के डर से ऐसा एक स्टैंड लेने की ज़रूरत थी, तो जस्टिस मुरलीधर हमेशा आगे रहे हैं। 1984 राइट्स का केस ले लीजिए, जिसमें सज्जन कुमार को उन्होंने कन्विक्ट करा। हाशिमपुरा मैसेकर का केस ले लीजिए। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी 2009 का जो केस है वो आप ले लीजिए। हर सिचुएशन में जस्टिस मुरलीधर ने हमेशा नॉट ओनली माइनॉरिटीज़ बट मासेस के बारे में, भीमा कोरेगांव में भी उन्होंने भीमा कोरेगांव में भी बिल्कुल। तो हमेशा ही हैज़ ऑलवेज upheld the constitution, upheld the right to life and integrity for the people of this city. तो बार ने भी कहा है, एक दिन का स्ट्राइक भी यहाँ पर की थी जब कॉलेजियम ने इस तरीके का फैसला लिया था। सवाल इधर से दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि उनकी कंसेंट थी, बहुत सीनियर हैं, वहाँ पर जाकर वो चीफ जस्टिस भी बनेंगे, क्योंकि लेकिन एक सवाल है टाइमिंग को लेकर। तो बार का ये ज़रूर कहना है कि टाइमिंग बहुत गलत है, जजों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं है। आपको लगता है कि जानबूझकर ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वो एक बड़े मामले के? देखिए, ये हम कह तो नहीं सकते हैं, वी डोंट नो, बट जस्टिस मुरलीधर जिस तरह के जज हैं, उन्होंने कभी भी इन चीज़ों के बारे में सोच के अपनी जजमेंट्स का नहीं सोचा है। द फैक्ट दैट ही हैज़ ऑलवेज स्टूड फॉर व्हाट इज़ राइट इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनफैक्ट आप स्ट्राइक की अभी बात कर रहे थे, जब स्ट्राइक डिक्लेयर हुई थी तो जस्टिस मुरलीधर ने, हमें सुनने में आया था, जस्टिस मुरलीधर ने बार के लीडर्स को बुला के रिक्वेस्ट करी थी कि स्ट्राइक मेरे इथोस के खिलाफ है। तो इस तरह के राइटियस और इंटेग्रिटी वाले जज हैं ये। तो आप लोग जो एज ए यंग लॉयर और एज ए मेंबर ऑफ बार, आप लोग जस्टिस मुरलीधर को मिस करेंगे यहाँ पर? बहुत ज़्यादा, हम सब बहुत ज़्यादा उनको मिस करेंगे। बट ये पंजाब की खुशकिस्मती है कि उनके हाई कोर्ट में इतने अच्छे जज आ रहे हैं। पंजाब एंड हरियाणा की खुशकिस्मती है कि इतने अच्छे जज उनके पास आ रहे हैं। एंड जहाँ भी वो रहेंगे वी आर श्योर कि वहाँ के लोगों की राइट्स अपहोल्ड करेंगे।